सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बच्चों सब जानते हैं कि क्या होते हैं कंडक्टर्स, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सके। कोई भी ऐसी चीज जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। यानी एक पैसेज देती है, किसी भी कोई एक ऐसी मैटर है जो पैसेज देती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिससे वो अपने आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मूव कराती। तो कंडक्टर्स आर दे आर अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। क्या होते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। अब ये कंडक्टर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं मेन। पहला मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से क्लियर है, मेटेलिक कंडक्टर यानी किसके बने होंगे, मेटल्स के। तो मेटल्स क्या हो सकती है, जैसे आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एजी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो कोई भी मैटर हमने देखा होंगे वायर्स जो है मेनली इन्हीं चीजों की बनती है और इनसे करंट भी पास होते हैं। तो ऐसे मेटल, ऐसा सब्सटेंस या ऐसी मेटेलिक एलिमेंट जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के पास रास्ता देती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एजी, एल एक्सेट्रा। दूसरा कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तारों के थ्रू ही जाए। कभी कभी क्या देखा है हमने कि नमक के पानी में भी, नमक के सोल्यूशन में भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एक जस्ट छोटा एग्जांपल देखा होगा अपने, आलू में बच्चे 2 पिन लगा करके और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। यानी इसमें भी क्या है, लिक्विड है, यानी कोई ना कोई एक्वस सोल्यूशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, पास करा रहा है। तो केवल मेटल ही नहीं, अदर सोल्यूशन भी, ऐसे अदर सब्सटेंसेस भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। और उन्हीं को ही, उन्हीं सब्सटेंस को ही जो अपने सोल्यूशन फॉर्म में या अपने एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, सब्सटेंसेस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टन और एक्वस स्टेट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी खुद 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो हर सोल्यूशन से बराबर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। कोई सोल्यूशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कोई सोल्यूशन जो है वो बहुत हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और सोल्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को वो कम ज्यादा कर रहा है। और बच्चों वो क्या चीज है, आयंस। अगर किसी सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में आयंस जो है उनका फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो अगर जितना ज्यादा फ्री मूवमेंट होगा, यानी जितने ज्यादा आयंस मूव करेंगे, उतनी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे और उससे करंट पास, उस आयंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और अगर हमारे आयंस कम मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम पास करेगा। तो इसी बेस पर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। कंप्लीटली आयनाइज्ड का मतलब है कि वो पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। HCl फॉर एग्जांपल, HCl पूरी तरह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। H2SO4 है, पूरी तरह से H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाएगा। यानी इसके आयंस जो है हमें 100% डिसोसिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जहां कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा हो आयंस का, तो वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। उधर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लेंगे, लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर हमारा सब्सटेंस ऐसा है कि उसका 100% आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, 100%, फॉर एग्जाम्पल CH3COH है, एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने इसके 100% मॉलिक्यूल लिए, लेकिन उसका आयनाइजेशन 100% नहीं हुआ, वो मे बी 40 या 50% होगा। तो कुछ आयनाइज्ड फॉर्म में भी हमें सोल्यूशन में मिलेगा और कुछ अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी, एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म में भी वो सोल्यूशन में होगा। तो जब तक वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कम कंडक्शन होगा। तो इसका मतलब आयंस कम मिल रहे हैं, उसका मूवमेंट कम हो रहा है, मोशन उसका कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, कम फ्लो होगी।
तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल होंगे CH3COOH एंड NH4OH, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। तो कंडक्टर्स एक बार रिपीट करते हैं। कंडक्टर्स क्या हुए, विच अलाउ द पास ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेटेलिक कंडक्टर क्या हुए, जो मेटल्स के बने होंगे जिससे हम वायर्स के थ्रू करंट पास कराते हैं, तो और उनसे होकर के इलेक्ट्रॉनों के थ्रू वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या हुए, मेटेलिक सब्सटेंसेस विच अलाउ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, Ag, Au, Al एटसेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, वो ऐसे सोल्यूशन हुए, ऐसे मोल्टन सब्सटेंस हुए जो अपने मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, ये भी ध्यान रखना है, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में, तो या तो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, जब वो अपने आयंस फ्री करते हो तो उस स्टेट में आकर के वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब तक वो सॉलिड स्टेट में है, यानी मोल्टन स्टेट में नहीं आए हैं या एक्वस स्टेट में नहीं आए हैं, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनको मेल्ट किया जाए या उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जो है 100% नहीं है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, NH4OH। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्शन पर असर डालते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उस पर असर डालेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइट पढ़े और वहां पर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात देखी थी, और दोनों में डिफरेंसेस भी देखे थे। तो क्या डिफरेंस था, जो हाईली आयनाइज्ड था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा था, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन होगा, और उतना ही आयनाइजेशन, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकेंड वन इज साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। इस सबसे पहले हम सॉल्वेशन को जानते हैं कि ये क्या चीज है। सॉल्वेशन बच्चों, किसी भी सोल्यूशन में 2 चीज होती हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब वो क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, यानी उन दोनों के बीच में होने वाला अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, सॉल्वेशन कहलाता है। अब ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी इन दोनों का इंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल उतना बाउंड होगा, यानी वो फ्री नहीं हो पाएगा, और अगर वो फ्री नहीं हो तो वो मूव नहीं कर पाएगा। मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, और फ्रीली मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सॉल्वेशन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सॉल्वेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हायर द सॉल्वेशन लोअर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम जानते हैं सॉल्वेंट जो है पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर सॉल्वेंट जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो अनआयनाइज्ड होता है, यानी वो आयंस में नहीं टूटता। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमको आयंस चाहिए, तो आयंस के लिए हमें कौन सा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा तो आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन होगा। ठीक है, तो पोलर सब्सटेंस कॉज लार्जर आयनाइजेशन
देन इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतना ही रश होगा आयंस का, और आयंस का अगर रश होगा तो वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आयंस का फ्रीली मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, रश हो गया है वहां पर। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि वहां आयंस जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हम जानते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स यानी आयंस का जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयंस जितनी ज्यादा जल्दी मूव करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ आयंस। तो एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अगर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनका आयनाइजेशन उतनी ज्यादा होगा और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सेकेंड वन इज साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ द आयन एंड देयर सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की बात हमने बात करी थी बच्चों। सॉल्वेशन मतलब अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और ये इंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स जो आयंस जो है वो फ्री नहीं हो पाएंगे, और फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन नहीं करेंगे। तो सॉल्वेशन इफेक्ट जितना ज्यादा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो सॉल्वेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारा सॉल्वेंट अगर पोलर है या नॉन पोलर है ये चीज भी डिसाइड करेगा कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट की आयनाइजेशन रेट जो है वो ज्यादा होगी, और उसका आयनाइजेशन होने पर आयंस भी फ्री होंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेंगे। तो अगर नेचर हमारा सॉल्वेंट का पोलर है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी, और अगर नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जितना ज्यादा रस होगा आयंस का उतना ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी होगी। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स को हम और मिक्स कर रहे हैं उसमें, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो उसका उतना ही है। तो वहां पर आयंस का क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, और रस हो जाएगा तो वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छे से मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एंड लास्ट, टेम्परेचर। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिससे आयंस का मूवमेंट बढ़ा और उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। साइज ऑफ द आयंस इन देयर सॉल्वेशन, सॉल्वेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये डिपेंड करेगा पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नॉन पोलर है तो नहीं बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी।